हमारे पाठ चल रहा है आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी का। उसके आगे देखिए, कल तक जहाँ पढ़ लिया उसके आगे का क्रम है। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों के ओट से सूर्य उदित हो रहा। बच्चों, ये चोट नहीं है, काफी लिखा हुआ है, चोट की जगह आप ओट कर लीजिए। स्याह चट्टानों की ओर से सूर्योदय हो रहा है, उदित उदय। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। जो समुद्र का घाट था, किनारा था, उस पर बहुत से लोग सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, जल चढ़ाने के लिए तैयार हो रहे थे, एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे, घाट से थोड़ा हटकर जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बहरे थे, वो सरकारी मेहमानों को सूर्योदय की सुबह की कॉफ़ी पिला रहे थे। दो स्थानीय नवी होती हैं, जो वहीं की लोकल कोई लड़कियाँ थी, वो अपनी टोकरियों से, उनके पास एक बांस की टोकरी थी, उस टोकरी में से निकालकर शंख और मालाएँ दिखा रही थी, क्योंकि उनका काम था लड़कियों का शंख और मालाएँ बेचना। ये लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। कौन से दोनों काम? माला और शंख देखने का प्लस कॉफ़ी पीने का। मालाओं की मोल तोल और अपने बायनाक्यूलर से सूर्य दर्शन। मालाओं की मोल तोल कर रहे थे कि इतने की नहीं, इतने की लेंगे, रेट तय कर रहे थे, कम ज़्यादा। ज़्यादा तो खैर कौन देता है, जो बताया उससे कम देने की कोशिश कर रहे थे। और बायनाक्यूलर, दूरबीन से सूर्य के दर्शन भी कर रहे थे, सूरज को भी देख रहे थे, उगते हुए सूरज को। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। जो मेरा साथी बन गया था ना, कौन? ग्रेजुएट नवी हुआ, वो मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से, क्योंकि पहले पॉपुलेशन ज़्यादा तो थी नहीं आबादी, तो कॉलोनियों के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से बेरोजगारी के आंकड़े बता रहा था, बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कडल का समुद्री पक्षी, कडल का मतलब होता है समुद्री पक्षी। बहुत से कडल का हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता दोनों से बेला। वो कडल का, वो समुद्री पक्षी, वहाँ की बेकारी की समस्या जिसके बारे में चर्चा चल रही थी, वो ग्रेजुएट नवयुवक लेखक को बता रहा था। और बेकारी की, बेरोजगारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता के साथ सूरज दिखता है, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, इतने लोग आते हैं, ऐसे देखते हैं, वैसे देखते हैं। इन दोनों की बातों से बेपरवाह कडल का तैर रहे थे पानी में। मेरे साथियों का कहना था, जो हमारे साथ थे, उनका कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमा कर लाएंगे। जब वापस लौटेंगे तो नाव है, उसको किधर से ले चलेंगे? घाट की तरफ से घुमा कर लाएंगे, थोड़ा लंबा चलना। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे, लेकिन जो मल्लाह थे वो नहीं चाहते थे कि तूफान आने का इशारा मिल रहा था, संकेत मिल रहा था कि तूफान में नाव लेकर जाएं। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए। बहुत रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, प्रार्थना की, तो वो जैसे तैसे किसी तरह राजी हो गए। नाव को घाट की तरफ ले चले। और नाव को किधर ले चले? घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर, विवेकानंद चट्टान बताया था आपको, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी, उस चट्टान का नाम क्या रख दिया गया था? विवेकानंद चट्टान। के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। नाव है जो घूमकर लहरों के थपेड़े खाती हुई उस तरफ बढ़ने लगी। किस तरफ? विवेकानंद चट्टान की तरफ। यह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक और तूफान की भी थी संभावना। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज्यादा नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती, लहरों से भी ऊपर, कि लगता था नीचे आने तक जरूर उलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी नाव।
फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट के आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा, घाट के आगे एक चट्टान थी उसकी तरफ इशारा करके कह रहा था ग्रेजुएट नवयुवक। घाट की तरफ एक चट्टान थी, उस चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था कि वो देखो चट्टान। यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं, बहुत लोग मरते हैं, यहाँ आत्महत्या करते हैं, चट्टान के पास आकर चट्टान पर चढ़कर पानी में कूद जाते हैं, मर जाते हैं। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट किया, सामान्य रूप से, यार आत्महत्या कर ली। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था, मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था। आंखों से तय कर रहा था क्या कि घाट और नाव के बीच कितना फासला बाकी है। अब घाट और नाव के बीच में, भाई नाव कहाँ जाएगी? घाट तक। तो नाव के और घाट के बीच में कितनी दूरी और तय करनी है इनको? नाव, एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया, एक लहर ने नाव को इस तरह धकेला, लहर के कारण नाव इस तरह से पीछे हुई। मुश्किल से वह उलटते उलटते बचे, बड़ी मुश्किल से वह नाव पलटते पलटते उलटते उलटते बचे। आगे 3-4 चट्टानों के बीच में एक भंवर पड़ रहा था। भंवर ये होता है, पानी की लहरें थी। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई, एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई। जैसे ये नाव है, ये समुद्र है, ऐसे इसमें दाखिल हुई नाव और दूसरी तरफ से निकल गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उसमें घूमती नाव के सिवा किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। मन में यही सोचा कि गए, मर गए। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। यह अपने आप आई या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। नाव गई, 3-4 चक्कर इसमें खाई और अपने आप बाहर आ गई। अब ये उस भंवर से बाहर कैसे आई? मल्लाहों ने कुछ कोशिश की, प्रयास किया, तब आई या अपने आप आई, ये नहीं पता। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया, जब उस लहरों के समूह से कुछ दूर आ गए तब ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए हैं। हम लगभग उस चट्टान के पास से आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की। हम लगभग उस चट्टान के पास से आए हैं जिस चट्टान पर चढ़कर उस नवयुवती ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या की। मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा था। क्या देखना, जब तक हम किनारे के बहुत पास पहुंच गए, और इसलिए भी नहीं देखा होगा उसकी आत्मा मंडरा रही हो, घूम रही हो, कहीं समा जाए। डर तो भूत प्रेत का तो होता ही है, आत्मा का तो यह है कि वहाँ पहुँचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए जिस रास्ते से पहले ले गए। घाट की तरफ से फिर नहीं गए वो, और उसी रास्ते से नाव को वापस लेकर आए जिस रास्ते से नाव को लेकर गए। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियाँ बज रही थी। पूजा का समय हो गया, क्योंकि बच्चों पूजा का समय सुबह और शाम दोनों समय पूजा होती है, दोनों समय पूजा की जाती है बड़े मंदिरों में। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। मंदिर की दीवार के पास से ही, जैसे हम भी मंदिर के सामने से जाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, तो वैसे भक्तों की मंडली थी, भक्तों का समूह था जो उसे उस दीवार के पास से ही मंदिर को प्रणाम कर रहा था। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे, जो सरकारी मेहमान थे। हमारी नाव और किनारे के बीच में हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कडल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच में हल्की धूप में, नाव के और किनारे के बीच में हल्की धूप आई हुई थी, सुबह का समय था। तो हमारी नावों के पाल होता है, ये त्रिपाल आपने सुना होगा भाई। नावों के त्रिपाल या पाल इसलिए लगाया जाता था कि कपड़ा सा लंबा, यदि जैसे नाव इधर से जा रही है, नाव इधर से जा रही है, नाव यहाँ से और इधर जा रही है, सामने से हवा आ रही है इधर, तो ये नाव पे कपड़ा लगा दिया जाए ताकि नाव को आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं हो। या इधर नाव आगे बढ़ रही है, इधर से हवा आ रही है, तो
नाव इधर जाने के बजाय इधर जाएगी, इधर जाएगी, समझ रहे हो ना। तो ये कपड़ा लग जाएगा तो उसकी नाव की गति में अवरोध नहीं आएगा, नाव धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ती रहेगी। और यदि वो पाल नहीं लगेगा, वो कपड़ा नहीं लगाएंगे तो हवा के कारण नाव की गति अवरोधित हो जाएगी, रुक जाएगी। जिधर हवा जाएगी उधर नाव को जाना पड़ेगा। और कडल का ये दोनों के पंख चमक रहे थे, पाल और कडल का ये दोनों चमक रहे थे हल्की धूप में। अब मैं अब भी आंखों के बीच की दूरी नाप रहा था, मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था, क्योंकि उसको लेखक को निकलना था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी डेट डॉट डॉट है, मतलब आगे से आगे का वो हिसाब लगा रहा था लेखक। उसके बाद एक शाम और वहाँ रुककर कन्नानौर लौट आए, एक रात और रुका लेखक मोहन राकेश, एक रात और रुके वहाँ, और वहाँ रुककर कन्नानौर लौट आए। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज़ मिल तो गए, मोहन राकेश जी ने जो कागज़ लिखे थे वो कागज़ उनको मिल गए उसी होटल में। पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली। जैसे ये कागज़ है पूरा सीधा एक पेज है, लेकिन चौकीदार एक तरफ से तो ये लिखा हुआ और दूसरी तरफ से खाली पेज, तो लिखा हुआ तो चौकीदार के लिए बेकार, और खाली पेज के हिसाब से उसने उनको मोड़कर क्या कर लिया, एक कॉपी बना ली। काहे के लिए? अपना खुद का हिसाब किताब लिखने के लिए कॉपी बना ली थी, क्योंकि कागज़ों पर लिखाई एक तरफ ही थी, एक तरफ खाली थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया चौकीदार ने। चौकीदार क्या जाने कितने महत्व के कागज़ हैं ये। तो उसने दूसरी तरफ जिधर खाली था उधर अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया बच्चों चौकीदार ने। जब मैंने वह कॉपी उससे ली, जब मैंने चौकीदार से वो कॉपी मांगी तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई। तो उसे कितनी निराशा हुई होगी जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। जितनी निराशा मुझे कन्याकुमारी पहुंचकर मैं जब सूटकेस खोला और क्या नहीं मिला सूटकेस में, मेरे लिखे हुए 80-90 कागज़ पेज नहीं मिले, तो जितनी निराशा मुझे हुई थी शायद उतनी ही निराशा चौकीदार को हुई। कब? जब लेखक मोहन राकेश ने उससे अपने लिखे कागज़ वापस मांगे। और तब तक चौकीदार ने उन कागज़ों का क्या किया था, खाली पेज की तरफ से मोड़कर, जो खाली पन्ना था खाली तरफ से मोड़कर उसकी कॉपी बना ली थी, और उसमें क्या लिखना शुरू कर दिया था, अपना हिसाब किताब उस चौकीदार ने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा अध्याय हो गया है। आप इसके क्वेश्चंस देख लीजिए, कौन कौन से प्रश्न करने हैं। आप वस्तुनिष्ठ दोनों प्रश्न करने हैं। मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया था? सारिका। सुनहले सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है कन्याकुमारी। अति लघुतरात्मक करने हैं, पहला दूसरा करना है, तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां करना है। जैसे कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है? हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? कन्याकुमारी की एक चट्टान पर। कन्याकुमारी में जो समुद्र है उसकी एक चट्टान पर। लेखक ने को किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए? नारियल के पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए। किन पेड़ों के? नारियल के पेड़ों के। कन्नानौर के होटल में लेखक क्या भूल आया था? अपने लिखे हुए 80-90 पन्ने छोड़ आया था, भूल आया था। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में? कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु। तो ये 1 से 7 तक करने हैं। 8वां करना है, 9वां करना है, 10वां करना है, 11वां करना है, मतलब 1 से 11 और एक 14वां करना है व्याख्या वाला। कल आपके अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।